नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की और देखते हैं कि आज के करंट अफेयर में हम लोग क्या बेहतर और क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या पढ़ने के लिए हम लोग के पास मौजूद है। तो ये गेट खोल देना यार, क्या हम लोग के पास पढ़ने के लिए मौजूद है और देखते हैं। तो चलो पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और देखते हैं। डोंट गिव अप, गिव अप नहीं करना है, हार नहीं मानना है। और अगली बात की तरफ जाएं तो चाहे आप तैयारी कर रहे हो एसएससी की, चाहे आप तैयारी कर रहे हो रेलवे की, ये क्लास सभी के लिए है, उन सभी के लिए जो करंट अफेयर के लिए करते हैं दिन रात एक। और सर पेन, हाँ ये है, मिल गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन का और उसके बाद आते हैं अपने किन्हीं अन्य मुद्दों पे। लेकिन जब तिरंगा दिखता है तो सबसे पहले हम लोग करते हैं सैल्यूट और फिर बढ़ते हैं आगे। तो अब आज तारीख कितनी हो गई? 3 तारीख। तो पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अपने आप से रिलेटेड। और हाँ, बड़े शुरू में बता दे रहा हूं, अगर आपका सपना एनटीपीसी, जीडी, एसएससी, एमटीएस कुछ भी ऐसा एग्जाम है जो वनडे एग्जाम है और जिसमें जीएस जीके आता है, तो प्लीज शाम 7 बजे की क्लास मत छोड़ा करें। कल मैंने शाम 7 बजे क्लास में सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पढ़ाए। आज मैं सारे इंपॉर्टेंट पूरे इतिहास के युद्ध के डेट आपको याद करवा दूंगा और उसका कुछ थोड़ा ट्रिक है वो आज बताऊंगा। पहले थियरी फिर प्रैक्टिस। कल मैं वादक, वाद्य यंत्र, नृत्य और नृत्यांगना, इसी तरह करके 30 दिन में करीब करीब वो 30 टॉपिक पढ़ा दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो स्टैटिक हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर से बनते हैं जरूरी। क्लियर है? तो यार रहा करो शाम 7 बजे। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 3 जनवरी 2025 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर शुरुआत कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या रहेगा अपना। निम्न में से किस दिन अंतरराष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस दिवस मनाया जाता है? एक्चुअली अगर अंतरराष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस दिवस की बात करें तो ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि ये हमारे आपके जीवन से जुड़ा है, तो इस बात को समझ लेना चाहिए। मनाया तो सर आज ही जाता है, 3 जनवरी को मनाया तो ये आज ही जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है ताकि हम स्वयं को समय दें, स्वयं को टाइम दें, ये इसलिए मनाया जाता है। अपने आप को टाइम देने भी सबसे ज्यादा जरूरी है। भरपूर नींद लें, ठीक है ना। भरपूर मतलब ये नहीं कि कुंभकर्ण बन जाएं, भरपूर नींद लें। इसका मतलब है कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हेल्दी खाना, ये जो दिनचर्या है, इन चीजों को याद दिलाने के लिए ये दिन हेल्दी खाना खाना चाहिए, ठीक है ना। तो नींद लें, नेचर से दोस्ती करें, नेचर मतलब प्रकृति, ठीक है ना, नेचर से दोस्ती। अगर ये 2-4 चीजें दोस्ती करें, ठीक है ना, नेचर से दोस्ती करें, हेल्दी खाना खाएं, भरपूर नींद लें, स्वयं को संयम दें, ये वो चीज है जो अपने आप को देना और करना चाहिए। तो मेरा भी आपसे रिक्वेस्ट है कि भरपूर नींद मतलब मेरे हिसाब से आपके लिए 6 घंटे, छात्र के लिए 6 घंटे। अगर आप 10 बजे रात में सो रहे हैं तो 4 बजे जग जाइए। अगर आप 12 बजे सो रहे हैं तो सुबह के 6 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर दीजिए, ये जरूरी है। 5-6 घंटे से ज्यादा मत सो, ये मैं अभी कहूंगा। 6 घंटे भरपूर है यार छात्र जीवन में। जब हम लोग वृद्ध होंगे, करेंगे, तब सोएंगे 8-10 घंटे अपना आराम से शरीर को। अभी 6 घंटे पर्याप्त है। तो ये है 3 जनवरी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज कुछ समय आप पेड़ पौधों के साथ और दोपहर में 1 घंटा खुद भी सोएंगे, स्वयं के बारे में सोचेंगे, अपने आप को आगे लेकर चलेंगे। तो ये है इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। और हमेशा याद रखना कि इंटरनेशनल बॉडी वेलनेस डे क्यों मनाया जाता है। अगले पे आएंगे। डॉक्टर के.एस. मणिलाल कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, लेकिन ये बहुत बड़े बॉटनिस्ट थे, बहुत बड़े वनस्पति विज्ञान के जनक में से एक माने जाते, मतलब जनक तो नहीं कहूंगा, ज्ञाता में से एक माने जाते थे। बल्कि इनके साथ जिस नाम को हम लोग को रट के रखना है, दैट इज तुलसी गौड़ा, ठीक है ना, तुलसी गौड़ा जी। ये तुलसी गौड़ा कौन थी जिनका निधन हुआ था? याद करो कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ प्लांट्स इनको कहा जाता था, भारतीय वृक्षों की माता इनको कहा जाता था। इनका नाम इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, तुलसी गौड़ा जी का, जाकिर हुसैन जी का, रतन टाटा जी का, मनमोहन सिंह जी का। देख लेना, इन्हीं 4-5 नामों में से एक क्वेश्चन तुम्हारे पास रहेगा। तुलसी गौड़ा, रतन टाटा जी, ठीक है ना, रतन टाटा जी, मनमोहन सिंह जी, जाकिर हुसैन जी और आपके वो मृणालिनी साराभाई, ठीक है ना, मृणालिनी साराभाई जी। इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस घूमते रहेंगे।
ठीक है ना, तो ये याद रखेंगे। अगले पॉइंट पे आएंगे तो 86 वर्ष की आयु में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वनस्पति विज्ञान के.एस. मणिलाल जी का निधन हो गया है। और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, 200 से ज्यादा शोध पत्रिकाएं प्रकाशित की हैं, इनको याद रखेंगे। अगले पॉइंट में आएंगे तो इसमें ये हाल फिलहाल के निधन है जिनको कि आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे ये दोनों लोग हैं, वरद राव कमलाकर राव, हो सकता है इस बार के आर्ट एंड कल्चर तो आपके जीडी, एसएससी और रेलवे सब में पूछ दे यह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। हम लोग सारा बड़ा बड़ा याद करके, अब जाकिर हुसैन तबला अगर आपको याद है, सबको लगभग याद है, ये दोनों हम लोग भूलेंगे और फिर कहेंगे कि यार पेपर टफ आ गया था। एक्चुअली पेपर करंट और स्टैटिक का कॉम्बिनेशन बनता है, और जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। क्या इसमें इंग्लिश वाला गलत था क्या लाइन, भास्कर ज्योति? हाँ ठीक है ना, इंग्लिश वाले को काट दो, इंग्लिश वाले काट दो। अगले पॉइंट पे आएंगे, ये हाल ही में किसके द्वारा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक किताब का विमोचन किया गया है। अब यहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो किताब है ये 7 खंड में या 7 खंड में है। ये जो जम्मू कश्मीर का 3000 वर्ष पुराना इतिहास, 3000 वर्ष पुराना इतिहास को इसमें बताती है, इतिहास इस किताब में उसका वर्णन है। और इसको अभी अभी जितेंद्र सिंह जी के साथ अमित शाह जी ने मिलकर के लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर की भव्य और समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जम्मू कश्मीर के बारे में लोगों को जागृत करने के लिए ये किताब लिखी गई है। अच्छा, ये तो करंट अफेयर में वर्णित है। इसी तरीके की एक किताब तुम लोग से हिस्ट्री में पूछता है कि इस किताब में क्या मैटर लिखा है, या कश्मीर का इतिहास निम्न में से किस किताब में है। याद है राज तरंगड़ी, किसने लिखा है जल्दी से कमेंट कर दो। राज तरंगड़ी, इस किताब कल्हड़ वाली, इस किताब में भी ऐसे ही करके बोलता है कि कश्मीर का इतिहास। एक तुम लोग से रानी दिद्दा की बात करेगा, रानी दिद्दा, ठीक है ना, इनका संबंध कहां से है, तो ये सब भी कश्मीर का इतिहास से ही संबंधित है, इसलिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अच्छा, मैं आज शाम वाली जो 7 बजे वाली क्लास होगी एसएससी अड्डा पे, मेरे रेलवे के दोस्तों, मेरे एसएससी के दोस्तों, एक बात याद रखना, आज इतिहास के जितने भी प्रमुख युद्ध हैं, 712 से लेकर के तालीकोटा, वो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेके सन 1999 कारगिल युद्ध तक के सारे इतिहास के डेट याद करवाऊंगा। थोड़े बहुत ट्रिक हैं, बताऊंगा। शुरू में 20 मिनट पहले थियरी, उसकी ट्रिक समझाऊंगा, उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो शाम 7 बजे की क्लास मत छोड़िएगा, ठीक है ना। इसरो द्वारा पहली बार किस देश के ब्लू बर्ड नामक एक भारी संचार उपग्रह को प्रक्षेपण किया जाएगा। आज तक आपने ये तो सुना था कि रजाई में से भी आप लेटे लेटे कॉल लगा ही देते हैं जहां आपको कॉल करने का मन हो। अब क्या हो रहा है कि एक अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल, एक कंपनी है AST स्पेस मोबाइल, इस कंपनी ने कहा है कि भैया अगर भारत हमारी मदद कर दे, उसका जो इसरो संस्था है वो हमारी मदद कर दे। अमेरिका की कंपनी कह रही है कि AST स्पेस मोबाइल का हमारा एक सैटेलाइट है। भारत ने बोला अच्छा, आपका जो सैटेलाइट है, बोला ये करीब 6000, 6K लिख दे रहा हूं, 6000 किलोग्राम का है। भारत बोला ठीक। बोला कि इसका जो एंटीना है, जैसे हम लोग के टीवी का एंटीना होता था, एंटीना आधे फुटबॉल मैदान के बराबर है। अगर इसको भारत लॉन्च करने में इसरो मदद कर दे, आधे फुटबॉल मैदान के बराबर, तो हम एक नई चीज, मैदान के बराबर एक नई चीज दुनिया में कायम कर सकते हैं। भारत बोला क्या कायम कर दोगे? तो उसने बोला कि देखिए, हम जब अंतरिक्ष में चले जाते हैं, वहां से मोबाइल फोन लगा पाते हैं स्पेस में जाकर के। लोग बोले नहीं यार, अगर आप अंतरिक्ष में चले जाओगे, यहां जमीन पे रह के टावर नहीं मिलता है, आप अंतरिक्ष से पृथ्वी पर कॉल, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वॉइस कॉल की ये बात हो जाएगी। अगर ये भारत क्या कर दे, हमारा ये सैटेलाइट लॉन्च कर दे। भारत ने कहा हम इसरो से ये काम करवाएंगे और ये काम आपका फरवरी मार्च में होगा, फरवरी मार्च में। तो ये फरवरी मार्च 2025 में जब हम कर देंगे तो क्या होगा, ये जो AST स्पेस मोबाइल नाम की कंपनी है, इसने कहा अंतरिक्ष से कॉल लगवा देंगे।
ठीक है ना, अंतरिक्ष से भी हम कॉल लगवा देंगे, ये कहना है अमेरिका की इस कंपनी का। बड़ा ही लोअर अर्थ ऑर्बिट में GSLV के माध्यम से जो भारत का इसरो है वो अपने देश के जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल के द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करेगा, लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करेगा। अब देख रहे हो यहां पृथ्वी पर रह के नानी के गांव में फोन नहीं लग रहा है। हम लोग भाई कई बार नहीं होता है, तुम लगा दो जरा अपने इधर उधर फोन, जहां जरूरत होती है अक्सर टावर धोखा दे देते। यह बात चल रही कि अंतरिक्ष से लॉन्च हो जाएगा। अब लॉन्च हो रहा है तो अब हम क्या करें? तो फिलहाल अमेरिका के टेक्सास की एक कंपनी है AST स्पेस मोबाइल, वो कह रही है कि हम 6,000 किलो का एक लॉन्च करेंगे बड़ा सा सैटेलाइट, और हमारा मदद इसरो करने जा रहा है फरवरी मार्च में। अंतरिक्ष से फोन लगा, समझ रहे हो, उधर भी बैठ के आराम से, हेलो खाना खा लिया तुमने, व्यवस्था है। अब आप देख लीजिए अंतरिक्ष से। तो यही है लल्ला, ई जाके अंतरिक्ष में सैटेलाइट ई आधे फुटबॉल के मैदान के बराबर है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमेरिका के किसी सैटेलाइट को भारत लॉन्च करेगा। यह बड़ी बात अपने आप में नहीं है। वो भारत जो 1969 में साइकिल पर रख करके ले जाके अपना सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रहा था, आज वो भारत अमेरिका के सैटेलाइट को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, ठीक है ना। चलो अगले पॉइंट पे आएंगे। ये समझ में आ गया है ना कि ये कौन सा क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा था और इसमें क्या है डिटेल और इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आ जाओ। निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना? तुमको क्या लगता है अभी चुनाव कहां चल रहा है, होने वाला है? सर दिल्ली में। अब दिल्ली में चुनाव होने वाला है तो दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी ने इसको लॉन्च कर दिया है। और मैं बार बार कहूंगा, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा सब करते हैं। चुनाव आएगा, मर लाडली बहना लाडली भैया, पैसा ले लो, हमको वोट दे दो। अच्छा, दिल्ली। अब दिल्ली में भी आपने कुछ दिन पहले देखा कि पार्टी को याद आया, आम आदमी पार्टी को, कि महिला सम्मान करना है हमको, तो महिला सम्मान योजना आ गया। 2100 रुपया बांट करके रख दिए कि 2100 रुपया हम आपको देंगे। फिर इनको याद आया बिना युवा के काम कहां होगा, तो अंबेडकर योजना आ गया, अंबेडकर छात्र योजना करके आ गया, ठीक है ना, कि इसके द्वारा SC ST कम्युनिटी के लोगों को अगर वो कंपटीशन निकाल लें उसके बाद विदेश जाने का, विश्व की 3 बड़ी यूनिवर्सिटी में फ्री एजुकेशन देंगे, लेकिन पहले कंपटीशन निकाल लें। उसके बाद आया संजीवनी योजना कि बुजुर्गों को भी ध्यान देना है, फ्री में बुजुर्गों का दिल्ली के उपचार करवाएंगे। अब कल अरविंद केजरीवाल जी, माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री, और उनकी पत्नी सुनीता जी गई थी मरघट वाले बाबा के यहां। नहीं, मजाक में तुम ले रहे हो। मरघट वाले बाबा के पास पहुंची और वहां पहुंच के प्रार्थना की, जैसे हम लोग के गांव देहात में नहीं होता। हालांकि मरघट वाले बाबा बड़े प्रसिद्ध हैं, बड़े जागता हैं, बड़े मान्यता है इनकी। तो मरघट वाले बाबा के दरबार में दिल्ली में पहुंच गए कल केजरीवाल जी। बोले कि देखिए, जितने भी पुजारी हैं मंदिरों में बैठे हुए, जितने भी गुरुद्वारा में बैठे हुए ग्रंथी हैं, अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत गई तो हम उनको 18,000 रुपया महीना देंगे प्रति माह। येलो, हमको कल लगा कि मनरेगा या इधर उधर जाग के करने से बेहतर है कि यहीं बैठ लिया जाए, दिल्ली के मंदिर में अपना रजिस्ट्रेशन करवा के 18,000 रुपया पाले। तो देख रहे हो ना, मरघट वाले बाबा के पास पहुंच के अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत ही बढ़िया योजना ला दी है, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना, ठीक है ना। वो बिहार में भी था तो माई बहन सम्मान योजना और सारी चीजें। तो ये ना हर पार्टी का है कमोबस, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये भाजपा का भी, कांग्रेस का, ऐसे ही सब करते रहते हैं। तो भैया चलो, तो अगर 18,000 रुपया प्रति माह मिलेगा, आम आदमी पार्टी चुनाव जीत गई तो यही है पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना। 2100 रुपया दिल्ली के लड़की औरतों को मिलेगा अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत गई तो। SC ST छात्र विदेश जाके पढ़ेंगे अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत गई तो। ये योजनाओं के बारे में बता रहा हूं, प्रचार नहीं कर रहा हूं आम आदमी पार्टी का। संजीवनी योजना, बुजुर्गों का निःशुल्क उपचार होगा आम आदमी, लेकिन मैं जीता तो
नहीं तो ऐसी की तैसी। ठीक है, तो चलिए भैया तुम लोग भी भैया जाओ मरघट वाले बाबा के पास, पीर बाबा के पास, मजार बाबा के पास, ताकि तुम लोग भी वो कंपटीशन निकालो। ठीक है ना, 18,000 रुपया महीना में। भूलोगे तुम ही सब योजना है? हाँ भैया, विनय जी यहाँ के वो हैं, राज्यपाल हैं। ठीक है ना, झारखंड में चुनाव हुआ था मैया सम्मान योजना, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था वो कौन, लाडला माझा भाई लाडला भाई योजना, कुछ इस तरीके का आया था। बढ़िया है, चुनाव होते रहना। अब लोग कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो ये सब हर 6-6 महीने पे हम लोग को कहां से मिलेगा? नहीं, हर महीने हर राज्य का चुनाव होना चाहिए, कम से कम योजना तो आनी चाहिए। अच्छा बताओ, 1 नेशन 1 इलेक्शन फायदेमंद है कि 5 साल में एक बार चुनाव हो, या हर 2-2 महीने पे हर राज्य का चुनाव हो, हर बार योजना आवे 2100 रुपया लेके हम लोग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या करें भाई, आप दे रहे हो तो हम लेने के लिए तैयार हैं, दीजिए पैसा, लाइए इधर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी योजनाएं देख करके तो लग रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन सही नहीं है, लग रहा है कि यही वाले सब सही हैं। व्यवस्था बढ़िया बना हुआ है, 2000 4000 साड़ी रुपया मिलता रहेगा, उसी में अपना हम लोग पड़े रहेंगे। ठीक है ना, एक को लिख रहा झारखंड में बंद हो गया। अब तुम लोग बात समझ ही रहे हो। खैर भैया प्रणाम, गए थे मरघट वाले बाबा के यहाँ। तो चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अब भूलना मत, तुम ही वाला क्वेश्चन भूलना नहीं है। निम्न में से किसे हाल ही में UIDAI का CEO नियुक्त किया गया है? वही आधार वाला यार। देखो नए नए CEO कौन बने? भुवनेश कुमार, भुवनेश्वर कुमार से याद रखना कि आधार कार्ड अब भुवनेश्वर कुमार लेके चलेंगे, बॉलर है ना। खैर भुवनेश कुमार की अगर हम लोग बात कर दी जाए तो ये 1995 बैच के यूपी कैडर के IAS अधिकारी हैं, और इन्होंने 1993 बैच के अमित अग्रवाल का इन्होंने जगह लिया है। इनसे पहले अमित अग्रवाल जी थे, अमित अग्रवाल जी ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था, तो अमित अग्रवाल की जगह भुवनेश कुमार जी आ गए हैं। ठीक है ना, भुवनेश कुमार जी आ गए हैं, अब ये बन गए हैं UIDAI के नए CEO। आइए सर, तो अब आपके आधार कार्ड में आपको लगता है कि पहचान पत्र में कोई दिक्कत आ रही है, तो इनके सुंदर मुख को याद करिएगा, और अमित अग्रवाल जी का इन्होंने स्थान लिया ही है। अब इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, 3 तूफान। ठीक है ना, इनका बैच वैच याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि भुवनेश कुमार आपके UIDAI आधार कार्ड वाले के नए अध्यक्ष हैं। बस ये है ना, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, उसके नए वाले अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगले बात पे आते हैं से अगले पॉइंट पे। ये क्या है? घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बन गई है? इस पे मैं तुम लोग को एक बात बताना चाहूंगा। जब आपकी फ्लाइट रनवे पे होती है, फिर रनवे पे दौड़ते उड़ान भर देती है, फिर आपकी हवाई जहाज जो फ्लाइट है एक समय के बाद वो बढ़िया उड़ने लगती है, और आपके मोबाइल का जो नेटवर्क है वो चला जाता है। अब अगर आपकी फ्लाइट 1.5 या 2 घंटे की है तो उसमें नेटवर्क नहीं रहता है, लोग अपना बात करते हैं। मेरे जैसे जो लोग हैं गैलरी, इनबॉक्स ये सब डिलीट करते हैं कि इतना फोटो हो गया है, नेटवर्क तो चल नहीं रहा है, मोबाइल तो चला नहीं सकते। अभी इसी बार जब हम पटना जा रहे थे, उससे पहले की बात है, नहीं तो हमारे साथ पिछली बार जब हम कहीं जा रहे थे, नाम नहीं लेंगे किस जगह जा रहे थे, हमारे 2 मित्र बैठे थे, कहे कितना अच्छा है बे, कम से कम 2 घंटा घर से फोन तो नहीं आएगा, घर से मतलब साहब इनका फोन नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे नेटवर्क रहता ही नहीं है। अब ये भी बवाल हो गया, जो 2 घंटा जीवन का बचता था, 2 घंटा 3 घंटा फोन नहीं आता था, खाना खाए पानी पिए, कहां जा रहे हो, एरोप्लेन में फोन नहीं आता था। लेकिन अब एयर इंडिया बवाल कर दिया, ये करा नहीं, फोनवा तो अइबे करेगा। हम भारत की पहली ऐसी एयरलाइन बन रहे हैं कि आपको अंतरिक्ष में भी फोन लगवा देंगे, मतलब जब आप उड़ते हैं तब भी फोन लगवा देंगे, पता तो चलेगा आप कहां घूम रहे हैं। तो एयर इंडिया बोला है कि अपने मोबाइल में जाइएगा, जब आप 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाएं, 10,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर पहुंच जाएं, तो अपने मोबाइल में जाइए, वाईफाई सर्च करिए, वाईफाई सर्च करने के बाद आपको एयर इंडिया नाम से ऑप्शन दिखेगा, एयर इंडिया वाईफाई। इस एयर इंडिया वाईफाई में जाने के बाद अपना PNR नंबर डालिए, अपना लास्ट नेम, जैसे आशुतोष त्रिपाठी तो लास्ट नेम
टाइटल अपना डाल दीजिए, उसके बाद आप मस्त कनेक्ट हो गए वीडियो कॉल पे। हेलो, हम हवाई जहाज में हैं। पहले लोग हवाई जहाज में वीडियो बनाते थे कि हम हवाई जहाज से जा रहे हैं, ऐसे करके वीडियो खिड़कियां के पास से बनाते थे। अब दिक्कत नहीं है, अब जाएंगे तो ऐसे लगा देंगे वीडियो कॉल, देखो मैं हवाई जहाज से जा रहा हूं। अगर कोई एरोप्लेन से जाता है और उसका स्टेटस लगाता है तो ये मान लो वो जीवन में पहली बार उसमें बैठा है, मैं कसम से बता रहा हूं, फोटो वोटो लगा दिया तो अमूमन, क्योंकि यही काम 5 साल पहले 6 साल पहले हम भी किए थे, तो हम उसमें कोई दूसरे बंदे तो है नहीं 6 साल पहले, लेकिन अमूमन हम फोटो इंस्टा इन पे नहीं जाते हैं। अब क्लियर हो गया कि एयर इंडिया पहली कंपनी बन गई है जो एरोप्लेन में भी आपको तंग रहोगे। वो लोग जो 2 घंटा सुकून से ऐसे बैठते थे, न पत्नी का फोन, न गर्लफ्रेंड का फोन, न बॉयफ्रेंड का फोन, 2 घंटा खाली आप हैं। अब वो 2 घंटा भी गया, 1 घंटा 1.5 घंटा एयर इंडिया। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, एयर इंडिया। चलिए अगले पॉइंट पे। वाह भैया, एयर इंडिया देख लो भैया, एयर इंडिया 10,000 फीट की ऊंचाई पे गए मार। आजकल तो 3 जगह आपने देखा कि साउथ कोरिया में एरोप्लेन दुर्घटना हुई थी, कनाडा में एरोप्लेन दुर्घटना हुई थी, अजरबैजान में एरोप्लेन दुर्घटना हुई थी। ये तीनों जगह अजरबैजान, ये तीनों जगह को याद रखना। सबसे बड़ी दुर्घटना यही हुई थी जिसमें 181 लोग मारे गए थे, 175 यात्री प्लस 6 क्रू मेंबर मारे गए थे। ठीक है ना, 175 प्लस 6 क्रू मेंबर मारे गए थे। ठीक है ना। दुर्घटनावश वो उनकी डेथ हो गई थी। चलिए अगले पॉइंट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए। तो आप समझ गए ना कि इन फ्लाइट वाईफाई की सुविधा मिल गई तुमको एयर इंडिया से। याद रखने की जरूरत थोड़ी, ये सब ऐसी चीज है कि पढ़ लो। करेंट अफेयर अगर आपको याद रखना पड़ रहा है तो समझ लो कि 3 तुम्हारी तो सुबह का न्यूज पेपर है जो मैं आपको बता दिया, फ्री का नंबर 1 नंबर आपको दिलवाएगा। निम्न में से किसे, अभी हम लोग देखे थे कि UIDAI के भुवनेश कुमार बने थे, और अब देख लीजिए कि मनीष सिंघल जी किसके बन गए हैं, एसोचैम के बन गए हैं मनीष सिंघल जी। अगर हम लोग एसोचैम की बात करें तो एसोचैम जो संस्था है भैया, ये तब इसकी स्थापना की गई थी जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। इसका मतलब असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था सर? 1920 ईस्वी। जिस वर्ष असहयोग आंदोलन हुआ था उसी वर्ष एसोचैम की स्थापना की गई थी। ये जो दीपक मनीष सिंघल जी हैं, दीपक सूद का स्थान लेंगे, दीपक सूद का स्थान लेंगे। ठीक है ना, दीपक सूद का स्थान लेंगे। कौन? मनीष सिंघल जी। दीपक सूद की जगह ये मनीष सिंह। अब इसमें रहता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। कभी कभी एसोचैम का फुल फॉर्म पूछ देता है कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, समझ रहे हो, इसका जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। तो ये है एसोचैम के नए महासचिव मनीष सिंघल जी को नियुक्त किया गया है। और अभी एसोचैम इनके हवाले है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो देखो जो इंपॉर्टेंट ऐसे बड़े बड़े संस्था हैं, अब जो हमारी करेंट अफेयर की बुक लॉन्च हुई है ये वाली, अब इस बुक में एसोचैम का अध्यक्ष कोई और होगा। अब सब कहेंगे गुरु गलत किताब छाप दिए, का अब हम कहां से इसमें से घुस के परिवर्तन कर दें। तो एसोचैम के अध्यक्ष को बदल लेना, UIDAI के अध्यक्ष को बदल लेना। अब सही नहीं कह रहे हैं, चाटो मेल लिख देंगे सर की किताब में 2 लाइन गलत छापी है, छापी नहीं है गलत, एक्चुअली ये अब है तो हम क्या करें, उसमें बदल गए, हमारी गलती। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा नया पर्यटक कर लागू किया गया है? भैया जो लोग रसिया में जाते थे, रूस में जाते थे, अब जरा संभल जाइए, यह सूचना आपके लिए है, जनहित में जारी है। आप रूस में जाके रसियन लोग से मुलाकात करते थे। रसियन कहां पहुंचते थे? रूस पहुंचते थे। रूस पहुंचते थे, रसियन लोग से मुलाकात करते थे। रसियन लोग आपको होटल और रेस्टोरेंट, ठीक है ना, रेस्टोरेंट, ये सब आपको रेस्टोरेंट, होटल और क्या कहते हैं मोटेल, ठीक है ना, मोटेल, इनमें आपको रसियन लोग, ये इनमें आपको आप रूस यात्रा, ठीक है ना, रूस यात्रा, रसियन लोग और होटल मोटल में जाके आप लोग रुकते थे। तो जो आपको होटल का चार्ज लगता था, जैसे मान लो वहां रूबल उबल चलता है, मुद्रा की बात है,
जितना भी आपके ऊपर चार्ज लगेगा, होटल मान लीजिए आपने ले लिया 10,000 रुपए का होटल ले लिया, तो 10,000 रुपए का 1% अब आपको क्या देना होगा, एक्स्ट्रा देना होगा। ये रूस ने 1 जनवरी 2025 से मैंडेटरी कर दिया, 1% अब एक्स्ट्रा लेंगे। और रूस का टारगेट क्या है कि 2025 से चल करके 2027 तक हम क्या कर देंगे, हम 2027 तक इस 1% यहां रहेगा, 2026 में इस टैक्स को बढ़ा के 2% करेंगे, 2027 में इस टैक्स को बढ़ाकर 3% करेंगे। तो रूस हाल फिलहाल में वो देश बन गया है जिसने पहली बार नया पर्यटक कर लागू कर दिया है, ठीक है ना। तो 1% 2027 से बढ़ाकर 30। वो यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, पैसा की कमी पड़ रही है, तुम लोग जा रहे हो रशियन लोगों से मिल मिल के आ रहे हो, बहुत हमको सब जानकारी रखे हैं, ठीक है ना। तो एकदम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। इसलिए भैया अब ये जान लीजिए 3 वो आपके रूस जो है वो टैक्स लगा दिया है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखिएगा, जितना आप होटल का चार्ज कुल खर्च करोगे उसका 1% आपको और देना पड़ेगा। तो रूस जाने से पहले हमसे मिलें, व्यवस्था बनाएं, उसके बाद जाएं। हमको भी ले चलना है यार, कैसे तुम लोग नालायक टाइप के हो, अकेले रूस निकल लोगे, हट ससुर हट, हम भी चलेंगे। इधर ही बैठा रहा जाएगा ऐसे करके, पान मिलेगा उधर, अब पान वान मिल गया तो खा लिया जाएगा, पान खा के ही चौराहे पे रहा जाएगा। जो लोग आएंगे हेलो हेलो आई एम फ्रॉम इंडिया, हेलो हिंदुस्तानी यार, हेलो चापना है माहौल, यहीं पे रहेंगे और का उसी में हमारे को ना हमारे यूपी बिहार एमपी के मिल जाएंगे दोस्त, गमछा उमछा बांध के हेलो आई एम फ्रॉम इंडिया कम हियर ठीक है, अपना व्यवस्था है ये सब। हम उधर ही पान दबा लेंगे, हेलो हेलो कम हियर आई एम इंडिया। चलो तो हंसी मजाक को हंसी मजाक में लिया करो, हम यूपी बिहार एमपी महाराष्ट्र वाले एकदम चापे रहते हैं माहौल। अगले तो रूस ने नया पर्यटन का कर लागू कर दिया है, रूस ने, ठीक है। एक को लिख रहा है अकेले मत जाना सर, पटक देंगे सही हो जाओगे, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है। अब रूस टैक्स लेगा, भूलोगे भैया, भूलना मत, मैं बता दे रहा हूं। अच्छा आज का मैं तुमसे वादा देता हूं, जितने लोग मुझे देख रहे हो, आज शाम 7 बजे मैं इतिहास के सारे प्रमुख युद्ध और उनका डाटा, उस युद्ध में क्या क्या हुआ प्लस उनका ईयर, कुछ ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाने वाला हूं। प्लीज और प्लीज मुझसे जुड़ जाइएगा शाम 7 बजे। और अगर आप ये क्लास मेरी 1 महीना रोज करते, देखो कल प्रमुख अनुच्छेद बताए थे, आज युद्ध बताऊंगा, कल नृत्य वादक वाद्य यंत्र बताऊंगा। 30 दिन में कम से कम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दूंगा। तुम जीडी दो, एनटीपीसी दो, रेलवे दो, आरपीएफ दो या फिर सीजीएल सीएचएसएल। अब शाम 7 बजे की क्लास मत छोड़ना, कल अनुच्छेद छोड़ चुके हो, ठीक है ना। चलिए आइए, इसका निम्न में से किस राज्य में वाव थराद नामक नया जिला बनाया गया है। एक्चुअली हुआ क्या है, बनासकांठा जो वहां आपके जगह पड़ता है, इसका ये गुजरात राइट आंसर है, ठीक है ना। बनासकांठा, ये बनासकांठा, ये बनासकांठा का एक छोटा सा एरिया थराव नाम से जो है, थराद नाम से है, उस जिले का विभाजन, ठीक है ना। इसका विभाजन करके एक नया जिला बना दिया गया वाव थराद। ये अब 34वां जिला होगा। अब कुल जो आपके गुजरात में जिलों की संख्या होगी 34वां। इसके लिए वहां पे एक भूपेंद्र पटेल जी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, सीएम भूपेंद्र पटेल जी, ठीक है ना, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और उस समिति ने ये क्या किया, इसको पास किया है। सीएम भूपेंद्र पटेल जी की अध्यक्षता वाली समिति ने इसको पास कर दिया है। तो फिर अब ये बात आपको याद होनी चाहिए कि हाल फिलहाल में वाव थराद नाम से 34वां जिला गुजरात में बना है, बनासकांठा नामक जगह को विभाजित करके बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो चलिए सर 7 बजे तो रीजनिंग की क्लास चलती है, किसी और टाइम कर लीजिए। ममता कश्यप उठा के पटक देंगे, कौन सी रीजनिंग की क्लास चलती है 7 बजे, खाली हमारी क्लास चलती है जीएस की एसएससी अड्डा पे। अब तुमको नहीं आना है तो तुम मिस करो, हमारा कोई उसमें कुछ रोल नहीं है। अगले पॉइंट पे आएंगे, निम्न में से किस दिन पहला लोकपाल दिवस इसी बार मनाया जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। वर्तमान सरकार ने 16 जनवरी 2025 को घोषणा किया है कि हम लोकपाल दिवस मनाएंगे।
ये स्वीडन और अमेरिका से आया हुआ शब्द अब भारत में छाया हुआ है। तो 16 जनवरी 2025 देख लेना, जीडी एनटीपीसी रेलवे वालों, ये तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। जैसे जब मोदी जी ने विभाजन विभीषिका दिवस, वीर बाल दिवस की घोषणा की थी, तो उस साल के पेपर में 2022-23 के वही पूछा था। अब तुम देखो, इस बार 3-4 नए दिवस की घोषणा हुई है। संविधान हत्या दिवस नहीं, उसके अलावा ये 16 जनवरी लोकपाल दिवस। तो इस वर्ष जिन जिन दिवस की घोषणा वर्तमान सरकार ने की है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे। एंड वन ऑफ देम इज दिस, ठीक है ना। तो याद रखना, 16 जनवरी 2025 को भारत में लोकपाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लोकपाल के महत्व को बताने के लिए, उसके पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए लोकपाल दिवस, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। तो यह एक लोकपाल निकाय के रूप में कार्य करता है जो भ्रष्टाचार और शिकायतों की संभालता है। देखो, मैं इतना कहना चाहूंगा, 1-2 स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर वो उस समय एक पेड क्लास होती है। मैं तुमको एक बात बताऊं, मैं स्वार्थी के तौर पे नहीं बोल रहा हूं। शाम 7 बजे वाली मेरी एसएससी अड्डा की क्लास ना लाइव ले लिया करो। रिकॉर्डेड भी मिल जाता है आपको पेड बैच, रिकॉर्डेड। लेकिन आज जो मैं आपको शाम 7 बजे पढ़ा दूंगा, ये 30 दिन शाम 7 बजे क्लास, अगर आप किसी पेड बैच का हिस्सा हैं और आपको लगता है कि शाम 7 बजे वो क्लास चल रही है, कुछ दिन के लिए लल्ला, उसको तुम बाद में देख लो। लेकिन लाइव में जब हजारों बच्चों के साथ कंपटीशन करोगे ना, चीजों को समझोगे ना, उसकी वैल्यू अलग होगी, ठीक है ना। चलो इसको बताओ, हाल ही में कितने खिलाड़ियों? सर 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। एक तो प्रवीण कुमार को दिया गया है। ये प्रवीण कुमार कौन है सर? पैरा एथलीट हैं। सर डी गुकेश को दिया गया है। ये कौन है सर? विश्व शतरंज चैंपियन है। सर मनु भाकर को दिया गया है, ये भी सर ओलंपिक में पदक विजेता हैं। और हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है, ये सर आपके भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन हुआ करते थे, जिन्हें कप्तान साहब के उपनाम से जाना जाता था, ठीक है ना। तो 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यान, अब 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो अब ये 4 खिलाड़ी हैं, इनका नाम आपसे जरूर पूछ सकता है। कुछ दिन पहले एक लिस्ट आई थी, ऐसे अफवाह टाइप का था कि वो आपके क्या कहते हैं कि मनु भाकर जी का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नहीं है। तो मनु भाकर जी को आपत्ति हुई थी, लेकिन अब फिलहाल इनका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है। इसी पुरस्कार को हम लोग पहले किस नाम से जानते थे? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है ना। इसी पुरस्कार को हम लोग जानते थे। तो ये बात भी आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। वहीं पे पानी रख दो ना, कोई दिक्कत नहीं, ले लूंगा, ठीक है। हाँ, तो भैया ये आपको क्या करना होगा कि याद रखना होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। तो अभी इसको याद रखना है, ठीक है ना। पैरा एथलीट में चूंकि एक ही लोग हैं, प्रवीण कुमार, तो वो शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है ना। चलो अगले पॉइंट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें याद रखना, कोच लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जिसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया होगा उसे मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे। ये 4 लोग, इनका संबंध किसका किस खेल से है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आएंगे। ये पूरा 32 लोगों का लिस्ट मैंने यहां पे दे दिया है कि जिन 32 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी चंडीगढ़ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और गुरु नानक विश्वविद्यालय को दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ। अच्छा, अब मैं तो ये बात आप याद रखिएगा। तो आज बस इतने ही पे रोक देते हैं, लगभग ये अपना आज का कार्यक्रम हो गया है, ठीक है ना। और 2 जनवरी के कितने हैं? 2 जनवरी के क्वेश्चंस तो आज मैं पीडीएफ में दे दूंगा। तो 2 जनवरी के आज तो आओ अच्छा दोहरा ही लिया जाए, ये जरा सा दोहरा लेते हैं। अगला जो डी ऑप्शन, अरे यार ये तो पूरा क्वेश्चन है। भास्कर ज्योति दास का 51 वर्ष की उम्र में, चूंकि शायद 2 जनवरी को हम लोग 250 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, इसलिए ये हम लोग नहीं पढ़ पाए थे। तो ये मैं पीडीएफ में आपको दे दूंगा, ठीक है ना। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ये आज की पीडीएफ में मैं आपको दे दूंगा। आंसर आपके सामने लगा दे रहा हूं कि पता नहीं मतलब कि कौन सा क्वेश्चन आपको काम आ जाए, लेकिन इसकी मैं पूरी पीडीएफ, पूरा डिटेल में लिखा हुआ पीडीएफ दे दूंगा। अच्छा, अब आपको एक चीज जरा सा बताना था, ये जो टेलीग्राम की लिंक लगी है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको हर चीज की पीडीएफ मिल जाएगी, मतलब मेरे क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपके लिए टोटली
डेडिकेटेड होकर के एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज देखो यहां मेरी क्लास चल रही है ना, आपके लिए यहां पे क्लास लगी है, ये देखो हिंदी की, जीएस की, सब की। आज इस क्लास में ये मैंने कल पढ़ाया था प्रमुख अनुच्छेद, आज यहां पे बदल जाएगा, प्रमुख युद्ध हो जाएगा, प्रमुख युद्ध। और प्लीज उसमें जुड़ना यार, बल्कि मैं तुम्हें दिखाऊं, मैं अब उन हर स्टूडेंट से इस मैटर में जुड़ना चाहूंगा जिन्होंने, देखो ये है मेरी कल की क्लास, ये मैंने कल क्लास ली थी, करीब 70,000 बच्चों ने, 69,279 ने इसको देख लिया है, और यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट ने अपने कमेंट भी किए हैं। अब जरा फायदा सुनो, जैसे हम लोग पेड बैच में करते थे ना, अब कोई पेड वेड बैच नहीं। अब सीधी बात, आपको सुबह में 10 बजे, रात में 10 बजे इसका मॉडल पेपर दिया गया था। इसके लिए ऐप की लिंक दी हुई है, कल के लेक्चर के नीचे जाना, ठीक है ना। कल जो मैंने प्रमुख अनुच्छेद का लेक्चर लिया है रात में 7 बजे शाम में, उसके नीचे जाना, तो आपको अटेम्प्ट फ्री मॉक अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। अटेम्प्ट फ्री मॉक ऑन वेब, हमारे आप ऐप पर, वेब पर, हर जगह इसका फ्री मॉक दे सकते हैं। इसका रिजल्ट वाला जो सेगमेंट है वो भी आपको फ्री पीडीएफ के रूप में दिया जाएगा। डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, हर वीक में आपको एक ऑल इंडिया टेस्ट करवाया जाएगा। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग सब लोग इससे जुड़ेंगे। आप कमेंट पढ़ सकते हैं यार। अब आज मुझे यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसा पढ़ाता हूं, लेकिन यह बताने की जरूरत जरूर है कि प्लीज और प्लीज आज शाम 7 बजे की जो क्लास लगेगी, देखो ये हमने कल पढ़ा चुका हूं ये क्लास, तो आज शाम 7 बजे जो क्लास लगेगी उसमें जुड़िएगा जरूर, ठीक है ना। तो आज शाम 7 बजे की क्लास में मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग रहेंगे। यहां प्रमुख अनुच्छेद की जगह आज इतिहास के सभी प्रमुख युद्ध हो जाएंगे। और मैं तुमको वादा करता हूं, अगर जो मैं तुम्हें क्लास में न रटवा दिया, मेरे रेलवे के दोस्तों, मैं तुम्हें रत्ती भर, चाहे तुम एनटीपीसी देने जाना, चाहे तुम रेलवे देने जाना, चाहे तुम कुछ भी देने जाना, मैं लिख रहा हूं कि आज शाम 7 बजे यहां का जो मैं टॉपिक बदल दूंगा, आज होगा भारतीय इतिहास के डेट और डाटा सब। अगर खानवा का युद्ध, जैसे खानवा के युद्ध की बात करें तो उस खानवा के युद्ध के समय बाबर ने गाजी की उपाधि ले ली थी, शाहरुखी नामक सिक्के जारी किए थे, उसको क्या कहा जाता है, कलंदर की उपाधि भी मिली थी। पहली बार उसने बर्फ, पानी में ऐसा कौन सा केमिकल डालें कि बर्फ बन जाए, वो बाबर ने खानवा के युद्ध में ही इजाद किया था। हालांकि यूरोपियन और तुर्कियों को ये पहले से आता था, बाबर उनसे सीख के आया था। उसके अलावा बाबर का जो प्रिय खेल था वो गजीफा था, ताश का खेल। बाबर का जो प्रिय दूसरा खेल था वो बाजी था, कबूतर लड़ाने वाला खेल। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आज आपको इस क्लास में, इतिहास के सारे प्रमुख युद्ध में आपको पता चलेंगे। या फिर गुजरात के युद्ध के समय अकबर ने कैसे जीता, 1572 में जब उसने हमला किया तो 30 दिन के रास्ते को उसने 7 दिन में तय करते हुए किस तरीके से गुजरात के शासक को हतप्रभ करते हुए जीता, ये आज के सेशन में आपको पता चलेगा। हां, यहां पे एसएससी जीडी लिखा है, लेकिन मैं वचन देता हूं, अब तुम खुद से सोच लेना कि क्या प्रमुख युद्ध सिर्फ जीडी में आएगा, एनटीपीसी, रेलवे, आरपीएफ, सीजीएल, सीएचएसएल में नहीं आएगा। कल मैंने सारे प्रमुख अनुच्छेद पढ़ाए, तो क्या सिर्फ वो जीडी में पूछेगा? देखो लल्ला, एक टाइम पे थंबनेल पे मैं एक ही चीज लिख सकता हूं, या लिखने को मैं एनटीपीसी भी लिख सकता था, कुछ भी लिख दूं, लेकिन ईमानदारी की बात है, आप आना, ठीक है ना सर, आप लोग प्लीज आज शाम आना। तो एक बार सब लोग कमेंट में 7 PM 7 PM 7 PM लिखो, Y7 लिखो, Y7, Y मतलब युद्ध और 7 मतलब 7। आज का टॉपिक है युद्ध 7 बजे। और वादा करता हूं तुम्हारे एग्जाम में जो 2 नंबर 1 नंबर प्रमुख युद्धों से आता है ना, क्योंकि आजकल मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं, यही तो तुम मांग रहे थे, तो सारे युद्ध आज मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। और मैं हाँ भाई जरूर रहना यार, सभी रेलवे के स्टूडेंट, सभी एसएससी के स्टूडेंट, एनटीपीसी, आरपीएफ वाले, आज शाम 7 बजे 10 घंटे बाद ये क्लास शुरू होगी, करेक्ट 7 बजे लाइव आ जाना। अगर मेरे मेहनत में कमी लगे, क्लास छोड़ के निकल जाना, ये आपसे वादा है। अगर लगे कि आशुतोष सर ने अपनी मेहनत में कमी कर दिया, चले जाना, ठीक है ना। और लगे कि नहीं यार, अब मैं तुमको आज युद्ध पढ़ाऊंगा तो कल वादक, वाद्य यंत्र, मंत्री, मेला, महोत्सव, खेल, सारे टॉपिक वाइज अब मैं करवाऊंगा। शुरू के 20-25 मिनट थियरी समझाऊंगा, आधे घंटे इंपॉर्टेंट वाले, और फिर लास्ट के 15-20 मिनट उसी पे एमसीक्यू करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर, एनटीपीसी, आरपीएफ, जीडी, रेलवे, सीजीएल, सीएचएसएल बेस्ड,
ठीक है ना। तो अब जितने भी एसएससी और रेल, अब यहां से जाके क्या करूंगा, नहा धो के खा के बैठ के क्वेश्चन बनाऊंगा, 4 किताब खोल लूंगा प्रीवियस ईयर, सीजीएल, जीडी, एनटीपीसी, आरपीएफ लेकर के बैठूंगा कि युद्ध के कौन कौन से क्वेश्चन है जो पेपर में आए हैं, मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, ठीक है ना। तो इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपके सामने देखो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक लगी है। इस क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम की लिंक लगी है, उसको ज्वाइन कर लो। उस पर दोपहर 11 बजे आपको आज के क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना, ठीक है ना, तो मिल जाएगी। और डेली इन लेक्चर्स के नीचे जाकर के मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज सब फ्री है, ज्वाइन करो और अपना आनंद लो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ध्यान देना। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आज शाम 7 बजे आ रहे हो। लला 30 दिन की बात है यार, 30 दिन की। मैं पढ़ाने के लिए सोचो तुमसे इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बस तुम आ जाओ, पढ़ लो 1 घंटा। ना समझ में आए तब तुम क्लास छोड़ के हटना, लेकिन उससे पहले तो तुम्हें क्लास छोड़ के नहीं हटना है। कल अनुच्छेद हो गया है, आज युद्ध, फिर प्रमुख संविधान संशोधन, प्रमुख अनुसूचियां, प्रमुख खेल की शब्दावलियां, मेला, मंदिर, महोत्सव, जनगणना, प्रमुख योजनाएं, ये डेली एक लेक्चर करवाऊंगा, ठीक है ना, डेली एक लेक्चर ऐसा चलेगा। तो जय हिंद, जय भारत। आज शाम 7 बजे यहां टॉपिक बदल जाएगा, प्रमुख युद्ध हो जाएगा, ठीक है ना, आज शाम 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।